बर्दाश्त की हद पार। A final atomic war. कब तक बचेगा पाक? आतंक पर आर पार। डोनाल्ड का हाथ हटा, पाकिस्तान का सिर कटा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म, शहबाज का गुरूर। न्यूक्स का खेल, पाक होगा फेल। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। वॉशिंगटन से आई एक रिपोर्ट ने ग्लोबल सिक्योरिटी की नींव हिला दी है। यानी कि खतरा अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया को अपने दायरे में ले चुका है। इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट कहती है कि आज जहां करीब 3000 मिसाइल्स दुनिया में ऐसी हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं, वहीं 2035 तक यह आंकड़ा 16,000 पार कर सकता है। यानी कि हथियारों की होड़ अब खतरनाक रफ्तार पकड़ चुकी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के बीच एक परमाणु युद्ध हो सकता है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान ये वो देश हैं जिन पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। ये वो नाम हैं जिनकी मिसाइल ताकत दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात बनती जा रही है। नई तकनीक, हाइपरसोनिक स्पीड, यानी कि एक बटन और पूरी तबाही। अब सवाल सिर्फ कौन ताकत पर का नहीं है, सवाल यह है कि पहले बटन या पहले ट्रिगर दबाएगा कौन। क्या दुनिया फिर से उसी गलती की ओर बढ़ रही है जिसने इतिहास में शहरों को राख बना दिया था? ये एक रिपोर्ट नहीं है, ये आने वाले खतरों की पुख्ता चेतावनी है। और आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है? और क्या पाकिस्तान आतंक और मिसाइल के दम पर इस बार सबसे बड़ा ट्रिगर बन सकता है? भारत पाकिस्तान में क्या वाकई न्यूक्लियर वॉर जल्द हो सकती है? क्या पाकिस्तान का नामोनिशान मिट सकता है? आखिर कब तक पाकिस्तान बचेगा और क्या पाकिस्तान वाकई दुनिया के नक्शे पर एक खतरनाक देश है? क्योंकि यह हिंदुस्तान नहीं कह रहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद अमेरिका से इस तरह की सरकारी रिपोर्ट के जरिए बातें आ रही हैं। तो अब यह भी जान लीजिए कि यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट कहती क्या है। आपको बता दें, यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट में दक्षिण एशिया हाई रिस्क में बताया गया है। भारत पाकिस्तान का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। छोटी घटना भी बड़े सैन्य टकराव में बदल सकती है। चरम स्थिति में भारत और पाकिस्तान का परमाणु युद्ध भी हो सकता है। पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों पर चिंता जताई गई है। पाकिस्तान ऐसी मिसाइल्स बना रहा है जो सीधे अमेरिका पर हमला कर सकती हैं, इतनी दूरी पर जाकर हमला कर सकती हैं। दुनिया में खतरनाक मिसाइल्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ईरान 2035 से पहले ICBM विकसित कर सकता है। 2035 तक खतरनाक मिसाइल्स 3000 से 16,000 से ज्यादा हो सकती हैं। रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान मिसाइल सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। पाक की नसर मिसाइल जैसे कम दूरी के मिसाइल सिस्टम एक्टिव हो सकते हैं। आईसिस के अब भी एक्टिव है और हमले की तैयारी में लगातार बना हुआ है। तालिबान आईसिस के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और अफगानिस्तान में पाकिस्तान विरोधी आतंकी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने काबुल में समेत अफगान इलाकों पर भी हमला किया है। इन तमाम तरह की बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। अमेरिका इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, लेकिन क्या वाकई अमेरिका के लिए पाकिस्तान खतरा है?
इस बारे में भी जान लेते हैं। ये इसलिए जान लेते हैं क्योंकि अमेरिका के लिए पाकिस्तान आखिर खतरा हो क्यों सकता है। पाकिस्तान चीन से लगातार नजदीकियां बढ़ा रहा है, ये एक बड़ा कारण है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान खतरा इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान का जो परमाणु जखीरा है वो लगातार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है। पाकिस्तान में राजनीतिक और सैन्य अस्थिरता हमेशा रही है। भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तान ने परमाणु बम भी बनाए हैं। पाकिस्तान के पास करीब 150 से ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं और पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की धमकी लगातार हर बार देता रहा है। अमेरिका भी पाकिस्तान पर नजर रखता है। पाकिस्तान के हथियार आतंकियों के हाथ में लगातार जाने का डर सताता रहता है और पाकिस्तान की कोई स्थायी विदेशी नीति नहीं है। पाकिस्तान को जिसमें फायदा दिखता है पाकिस्तान उसी के साथ खड़ा दिखाई देता है। पाकिस्तान की सेना में सबसे ज्यादा करप्शन है, ये बड़ी चिंता की बात है। यानी कि कोई भी दूसरा देश पाकिस्तान की सेना और उसके बड़े अफसरों को खरीद सकता है या दबाव में ले सकता है, जो कि लगातार दिखाई दे रहा है। अब यह भी समझना जरूरी है कि अगर पाकिस्तान से अमेरिका को खतरा लग रहा है तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को लेकर कर सकता है, क्या क्या प्लान कर सकता है। अमेरिका पाकिस्तान की निगरानी भी बढ़ा सकता है। अमेरिका प्रिवेंटिव इंटरवेंशन कर सकता है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी ऑपरेशन चला सकता है। इसके साथ साथ यूएस पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन को खत्म कर सकता है। यूएस के पास स्पेशल ऑपरेशन साइबर क्षमता जो है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस 9/11 के बाद अमेरिका ने जो कंटिजेंसी प्लान बनाया था, पाकिस्तान इसे जंग की कार्रवाई भी मान सकता है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिनके कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को लेकर जताई गई है तो वो बताई गई है पाकिस्तान को लेकर। अब ये भी जान लेते हैं कि क्या पाकिस्तान पर अमेरिका हमला करेगा। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9/11 करने वाला सरगना कहीं और नहीं मिला था, बल्कि पाकिस्तान की ही जमीन पर जाकर मिला था और पाकिस्तान की सेना ने उसको पनाह दी थी, जिसे अमेरिका ने ऑपरेशन के जरिए पकड़ा था, आपको याद होगा। और पाकिस्तान को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई थी। आतंकी खतरे की हालत में हमला संभव है। पाक जमीन पर आतंकी प्लानिंग की स्थिति में वो अटैक भी कर सकता है। मुमकिन हो अगर पाकिस्तान खुलकर चीन के साथ अगर खड़ा हो जाए, न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा होने पर भी यूएस ड्रोन एयर स्ट्राइक हो सकती है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान के लेकर अमेरिका निगरानी भी बढ़ा सकता है। वो निगरानी डिफेंस को लेकर भी हो सकती है, वो निगरानी फंडिंग को लेकर भी हो सकती है। भारत पाक में न्यूक्लियर वॉर को लेकर क्या दोनों देश कर सकते हैं, दोनों देशों के खतरे क्या क्या हैं, यह भी जानना जरूरी है। भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है। दोनों देश सीधे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन फिर भी तनाव लगातार बना हुआ है। आतंकी हमले जो होते हैं उस स्थिति में अचानक मामला बिगड़ सकता है। पिछली घटनाएं जैसे पहलगांव का युद्ध कारण बना और गलत आकलन सबसे बड़ा खतरा था, जो कि बताया भी गया। अंतर्राष्ट्रीय दखल से पहले भी तनाव कम हुआ। तो ये तमाम सारी चीज़ें, इस बात का जिक्र इसमें किया गया है क्योंकि ये भी एक बार फिर से दोहराया गया है कि साहब ट्रंप ने यहाँ पर अगर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता। ये तमाम तरह की स्थिति है। अब ये भी जान लीजिए कि इजराइल भारत अगर साथ आते हैं तो क्या होता है, क्या दोनों मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। भारत इजराइल के रिश्ते मजबूत हैं, ये सबको पता है, लेकिन ये गठबंधन नहीं है, रणनीतिक सहयोग है। जॉइंट वॉर का कोई ढांचा नहीं है। भारत की विदेशी नीति साफ है, नो जॉइंट वॉर, केवल अपने हित में एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान पर मिलकर हमला किया जाए, परमाणु ताकतों का टकराव वहां पर होगा, या इजराइल की प्राथमिकता में मिडिल ईस्ट है। भारत पाकिस्तान युद्ध में एंट्री मुश्किल है। ऐसे में बड़े हमले से पहले अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक दखल की भी जरूरत होती है। ये भी समझने वाली बात है। ये तमाम सारी परिस्थितियां हैं। अब ऐसी स्थिति में चूंकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साहब परमाणु हमला हो सकता है,
दोनों देश एक दूसरे के ऊपर परमाणु हमला कर सकते हैं। और भारत ने जो अभी हमला किया, उस वक्त भी आपको याद होगा कि लगातार इस तरह की बात का जिक्र किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। उनके हुक्मरान, उनकी सियासत में बैठे लोग, उनके प्रधानमंत्री ये कहते थे कि भाई हमने परमाणु बम क्या देखने के लिए बना है। तो अब परमाणु ताकत समझ लेते हैं दोनों लोगों की। भारत की परमाणु ताकत क्या है, इसका बस एक अनुमान है, क्योंकि किसी भी देश की परमाणु ताकत के बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन एक अनुमान होता है जिसे बताया जाता है। भारत की जो परमाणु ताकत है, भारत के पास 160 से लेकर 170 परमाणु हथियार हैं। न्यूक्लियर ट्रायल मौजूद है, वो जमीन, हवा और समुद्र से हमला करने में सक्षम है। अग्नि सीरीज है, मिसाइल से लंबी दूरी की है, वो मार कर सकती है। समुद्र से हमला करने के लिए पनडुब्बी आधारित क्षमता भी है। नो फर्स्ट यूज, पहले परमाणु हमला नहीं, ये इस देश की प्राथमिकता है, भारत की प्राथमिकता है, और किसी भी देश की प्राथमिकता भी है और होनी भी चाहिए। अब पाकिस्तान की परमाणु क्षमता का बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान परमाणु क्षमता पर कहां ठहरता है, उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। अनुमानित है 170 से लेकर 180 परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास हैं। भारत के मुकाबले तेजी से लगातार वो बढ़ता हुआ है, खासकर परमाणु क्षमता में। परमाणु स्टॉक में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, शाहीन है, गौरी है, ये सीरीज उनके पास है। क्रूज मिसाइल्स हैं, बाबर छोटे परमाणु हथियार भी विकसित कर चुके हैं, और ऐसे में नसर मिसाइल है, वो भी है। लेकिन नीति क्या है, नो फर्स्ट यूज नहीं, यानी कि पाकिस्तान पहले भी बिना सोचे समझे भी परमाणु हमला कर सकता है। अगर उसको लगता है, असुरक्षा की भावना उसके अंदर जन्म लेती है, तो ऐसा हो सकता है। इसी के इर्द गिर्द हमने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की, सर्वे तैयार किया, लोगों के बीच गए, कुछ सवाल पूछे। जो हमने सवाल पूछे वो आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल जो हमने पूछा वो आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल कि अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। इस पर आपकी राय क्या है? लोगों की राय जो निकल कर आई, 8% लोगों ने कहा रिपोर्ट सही है, खतरा गंभीर है। 59% लोगों ने कहा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की रणनीति है। 31% लोगों ने कहा खतरे पर कंट्रोल में है, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ने की स्थिति की सबसे बड़ी वजह क्या है? 52% लोगों ने कहा आतंकवादी हमले, यह सबसे बड़ा कारण है। 3% ने कहा सीमा पर सैन्य गतिविधियां, 11% ने कहा राजनीतिक बयानबाजी, और 34% ने कहा अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ये एक बड़ा कारण है। सर्वे का तीसरा सवाल, रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप तनाव कम करने की बात की गई है, क्या सोचते हैं आप? क्योंकि इसके पहले भी लगातार बयान दिए गए। 8% लोग क्या मानते हैं, हाँ अहम भूमिका निभाई है। 63% लोगों ने कहा नहीं, सिर्फ दिखावा है, सच्चाई नहीं है। 23% लोगों ने कहा थोड़ा असर पड़ता है, और 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और रिपोर्ट। एक और सवाल, अगर बड़ा आतंकी हमला होता है तो क्या भारत पाक सीधे युद्ध में जा सकते हैं? 37% लोगों ने कहा हां युद्ध हो सकता है। बाकी के 37% लोगों ने कहा युद्ध नहीं होगा, और 24% ने कहा बस तनाव बढ़ेगा। 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और अंतिम सवाल, परमाणु युद्ध रोकने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि यही कहा गया है कि दोनों के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। 17% लोगों ने कहा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 43% लोगों ने कहा आतंकवाद पर पूरी तरह रोक है। 37% लोगों ने कहा बातचीत और शांति का प्रयास होना चाहिए, और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। लेकिन गौर करने वाली बात है, अंतिम निर्णय होता है किसी भी देश को लेकर, परमाणु युद्ध को लेकर। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा कि ऐसा नहीं है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है। ईरान के पास भी परमाणु हथियार हैं, और परमाणु हथियार जो ईरान के पास हैं वो हथियार लगातार इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो चाहता तो कर सकता है, लेकिन वो समझता है कि परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपका परिचय करा देता हूं। एयर वाइस मार्शल हैं रिटायर्ड अनिल तिवारी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, वो उनसे चर्चा करेंगे। विदेशी मामलों के जानकार हैं श्रुति दास गुप्ता, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और हसाम दुर्रानी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले श्रुति दास गुप्ता के पास मैं चलूंगा। श्रुति जी विदेशी मामलों के जानकार हैं। श्रुति जी, रिपोर्ट आई है
और वो रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान, क्योंकि अभी तो जहां तक मैं समझ रहा था कुछ दिनों पहले रेड कारपेट बिछाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं मुल्ला मुनीर, उन्हें बुलाया गया था और दोनों को महान बताया गया था। ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान इसलिए महान है क्योंकि उनके पास एक महान प्रधानमंत्री है और एक महान सेना अध्यक्ष है। अब अमेरिका खुद डरा हुआ है, कहता है कि साहब पाकिस्तान हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, वो ऐसी मिसाइल्स बना रहा है। अब ये क्या है? ये एक प्रेशर टैक्टिक है मेरी तरफ से, जो समझ में आ रहा है उसमें कि यूएसए के आप देखिए एक्शंस हमेशा ही कॉन्ट्रडिक्टरी रहे हैं। एक तरफ से वो पीठ उनकी थपथपाता भी है और दूसरी तरफ से उनके ऊपर पंजा कसता भी है। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि आपके यूएनएससी ने मेंशन किया कि वहाँ पे जो है आतंकी संगठन अभी भी काम कर रहे हैं, वो बाइफरकेट कर रहे हैं अपने आप को और टुकड़ियां बना रहे हैं अपनी छोटी छोटी। फिर उन्होंने नोटिस किया कि उनके अंदर डिजिटल वॉलेट्स का प्रॉब्लम चल रहा है। जो टेल के सपने दिखाए थे वो अभी तक तो आया नहीं, एनर्जी शॉक पे पूरा वर्ल्ड घुसा हुआ है। जो रिको डेग वगैरह इन्होंने मिनरल्स वगैरह सब इनको दिखाए थे वो तो ऑलरेडी बिक चुके हैं और जो हैं वो चाइना के हाथ में है और वो चाइना भी निकालने में असमर्थ है। वो चाइना की गोद से पूरा पूरा बाहर आया नहीं है जिस तरह से यूएसए को पसंद है। क्योंकि अगर आप यूएसए के पिछले 1-1.5 साल के ये जितने भी एक्शंस हैं, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, वो चाइना के फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट इकोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं। तो अभी भी अगर चाइना के साथ पाकिस्तान का जोड़ हाथ है, क्योंकि उस 61-65 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है वहां पे सीपेक के नाम पे, तो ये चीज उनको पसंद तो आ नहीं रही है। उनको शांत रखने के लिए ये अफगानिस्तान पे तो जरूर अटैक करते हैं, लेकिन उसके बाद मुंह की खा के भी वापस आते हैं। तो ये सब चीजें देखने के बाद यूएसए को एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए ऐसा डॉक्यूमेंट निकालना पड़ रहा है जिसमें वो ये नोटिस कर सके कि देखिए आपके यहाँ जो हो रहा है वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा रहा है। आपकी मिलिट्री का जो है ऑलमोस्ट सुप्रीम कंट्रोल आ रखा है, जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि उनका जो आसिम मुनीर को जो बनाया गया है 27th अमेंडमेंट के बाद, तो वो एकदम फुल एंड फाइनल कंट्रोल उनके हाथ में चला गया है ऑफ ऑल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें न्यूक्लियर भी आता है। तो ये दो चीजें उन्होंने स्पेसिफिक नोट करी हैं। तीसरा उन्होंने नोट किया है कि डिस्पाइट अश्योरेंस आईएमएफ और जितने भी वर्ल्ड बैंक को उन्होंने जितनी भी अश्योरेंस दी, फिर भी उनका डिफेंस बजट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इतनी पहुंच तो अंदर यूएसए की अब है ही कि वो झांक कर देख सके और बता सके कि ये लोग किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाना चाह रहे हैं, तो ये शायद जरूर अटेम्प्ट कर रहे होंगे। वो चाहे फेल हो रहे हैं चाहे पास हो रहे हैं, इसका इस वक्त किसी को अंदाजा नहीं है, क्योंकि कोई ओपन टेस्ट तो नहीं आया है जिसकी वजह से हम कह सके कि हाँ उनका अटेम्प्ट किया था और वो फेल हो गए। तो ये सब चीजें जानने के बाद उनके पास कुछ मिसाइल्स ऑलरेडी हैं जो जिनको वो ट्वीक करके जरूर दूर दूर मार सके। उस फिलहाल जो डिक्लेयर्ड उनकी रेंज है वो सिर्फ विद इन इंडिया पर्सपेक्टिव ही है, पर उसको जरूर उनको मॉडिफाई करके आगे भेज सकते हैं और यूएस एसेट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। यूएस इस थ्रेट को अगर एक्नॉलेज नहीं करेगा तो फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस हो जाएगी यूएसए की तरफ से। तो अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये सब कुछ जरूर नोट कर रही है। दूसरा, पाकिस्तान को आगाह कर रही है कि आप अपने पैर जरा कंट्रोल कर लीजिए। जो आपके थ्रू जो मुस्लिम ब्रदरहुड, जो इस्लामिक स्टेट के जो ख्वाब बुनने वाले लोग हैं, उनके हाथों में ये चीजें ना पड़ जाएं, इसको आप कंट्रोल कर लीजिए। तो ये एक वार्निंग भी है पाकिस्तान को, और अपनी जान बचाने वाला जो एक्शन है कि भाई कल को कुछ हो जाए तो लोग बोले ना सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को कि यूएस सिक्योरिटी ऑपरेटर जितना माना जाता है, आपको इंटेलिजेंस कैसे ना हुई हो। तो ये सब को मद्देनजर रख के ये पॉइंट जरूर सामने रखा गया है। जी, अनिल तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल तिवारी साहब, इस रिपोर्ट में जो तुलसी गबार्ड ने दी है उस रिपोर्ट में एक और खतरनाक बात कही है, क्योंकि अगर अमेरिका का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इस बात का जिक्र कर रहा है तो इसे गंभीरता से लेना भी चाहिए। वो ये कहता है कि अब भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर होगा। मुझे आपको और पैनलिस्ट को और आपके श्रोतागणों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, जो रिपोर्ट आई है, आप ठीक है, रिपोर्ट आई है, गबार्ड जी ने लिखा है और आपने पूरा समझा है। आप थोड़ा पीछे जाइए जरा। यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस आज से नहीं हैं, कई डिकेड से हैं और अच्छे रिलेशंस रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो गबार्ड मैडम को निकालना पड़ा, कि ये रिपोर्ट निकालनी पड़ी कि ऐसा हो सकता है, उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं।
एक इस समय जो ईरान और यूएसए का लड़ाई चल रहा है उसमें कुछ अंत दिख नहीं रहा है, क्योंकि कौन पहले अग्री करेगा। देखिए ट्रम्प साहब अग्री नहीं करना चाहते हैं, वो हार उनकी, अगर वो मान जाते हैं उनकी हार है। ईरान ने कह रखा है कि मैं मरते दम तक लड़ूंगा। तो इससे एक तरह से ना एक डाइवर्जन टाइप का है। अब आप देखिए पाकिस्तान का, आप बताएं न्यूक्लियर की बात कर रहे थे, आप एक साल पहले जब ऑफ सिंदूर हुआ था तो हम लोग बात कर रहे थे, नूर खान बेस की बात कर रहे थे, किसका कंट्रोल था उसके ऊपर? यूएसए का था। तो अगर यूएसए का कंट्रोल है, उसमें भी बात चल रही थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर उसके ऊपर यूएसए का हाथ है, यूएसए का कंट्रोल है। तो अगर यूएसए का कंट्रोल, तो यूएसए डर किस बात कर रहा है? एंड जहां तक अच्छा, दूसरी एक बात आपको बता दूं, आप कुछ महीनों पहले सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने डील साइन किया था कि अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक होगा तो मतलब पाकिस्तान पे है, और पाकिस्तान पे अटैक है सऊदी अरेबिया पे। अरे भी सऊदी अरेबिया में इतने ढेर सारे अटैक हो गए, पाकिस्तान ने कुछ बोला क्या? क्या पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया? तो ये कुछ चीजें होती दिखाने के लिए होती हैं, फेस सेविंग के लिए होती है, मीडिया के लिए होती है, और कुछ चीजें होती एक्चुअल होता है। एक्चुअल जो है यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हैं और यूएसए उसको कंट्रोल करता है। अगर कंट्रोल नहीं करता तो उनके जो फील्ड मार्शल हैं उनको बुलाता नहीं। उनको पता है कि फील्ड मार्शल साहब कंट्रोल कर रहे हैं पूरे कंट्री को, उनको कुछ बोल नहीं रहा वो। और जहां तक इंडिया और पाकिस्तान का वॉर का है, अभी तो पाकिस्तान खुद ही फंसा हुआ अफगानिस्तान से, तो वाई विल पाकिस्तान ये प्रॉब्लम क्यों उठाना चाहेगा? ऐसे ही उसकी हालत खराब है, इकोनॉमी उसकी खराब है, अफगानिस्तान ने उसके प्रॉब्लम खड़ा कर रखा है, उसके बंदों को मार रहे हैं, लड़ाई चल रही है, उसके ट्रुप्स उधर इन्वॉल्व है। तो क्या वो एक नया फ्रंट वेस्टर्न, अपने वेस्ट ईस्टर्न और हमारे वेस्टर्न उसके ऊपर क्या वो नया फ्रंट खोलना चाहेगा? क्या इंडिया को इन्वॉल्व करना चाहेगा? और क्या वो अटैक करेगा? न्यूक्लियर अटैक करके फायदा क्या हो रहा है? पाकिस्तान का गेन क्या है न्यूक्लियर अटैक करने के लिए? एज स्टेज उसको जो जितने अरब कंट्रीज हैं, जितने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, वो गलत वर्ड है मिडिल ईस्ट, लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट के जितने कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान को तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी, वो अपने खुद के लड़ाई में फंसे हुए हैं। तो जो पाकिस्तान जो पहले सोचता था कि मैं हेड हूं, मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, ये सारे गल्फ कंट्रीज मेरे साथ हैं, अभी कुछ नहीं है। गल्फ कंट्री सारे यूएसए के साथ हैं और यूएसए का कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर है। तो इन दिस सर्कमस्टांसेस व्हाट कैन टेक आउट एनी रिपोर्ट, आप लिख सकते हैं। आप जैसे मैडम ने बताया कि भाई फेस सेविंग है, आप 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद को ये ना कहे अरे भाई आपका इंटेलिजेंस फेलियर था। इंटेलिजेंस फेलियर ये निकालने तरीका होता है पब्लिक को गुमराह करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। मेरा पूरा मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान का भी तो कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज मैं आपके चैनल पे बोलना चाहूंगा, अगर ये वॉर खत्म नहीं होती है, ईरान यूएसए इजराइल की वॉर खत्म नहीं होती है, इसका सोल्यूशन क्या है? ईरान मानने वाला नहीं है, वो वैसे ही बर्बाद हो रहा है। ईरान मानने वाला नहीं है, ईरान सबको अटैक कर रहा है। उसको स्टॉप करने के लिए हो सकता है आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, भगवान करें ऐसा ना हो, लेकिन जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को रोकने के लिए यूएसए ने कुछ हरकत किया था, क्या पॉसिबिलिटी है उस हरकत की? स्मॉलर स्केल, छोटे स्केल पे मुझे लगता है अगर ये वॉर खत्म नहीं हुई, पूरे वर्ल्ड के लोग मिलके और ट्रम्प के बिल्कुल सही, आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो आशंका व्यक्त की जा रही है, तमाम एक्सपर्ट इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इतने बौखला गए हैं कि जो नाटो देश हमेशा डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के साथ खड़े रहते थे, अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन नाटो देशों को कायर तक करार दिया है और ये तक कह दिया है कि तुम सब कायर हो और अब हम बताएंगे कि तुम हो क्या। यानी कि अब वो उनको भी उनकी औकात दिखाने वाले हैं। चूंकि अभी सबसे बड़े सरदार यही हैं और रसद भी यही देते हैं, तो पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या करेंगे। हसन दुर्रानी पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार उनके पास चलेंगे। दुर्रानी साहब, अभी तक तो हम कहते थे कि पाकिस्तान से हमको खतरा है, पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करता है, आतंकवादी पैदा करता है, तो भारत कहता था क्योंकि भारत ने वो दंश झेला है, वो जख्म झेला है। लेकिन अब तो अमेरिका भी मान चुका है कि भाई ये अनगाइडेड मिसाइल है, इससे तो हमें भी खतरा है। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, और आपका बहुत दिनों के बाद आपसे दू बदू यानी कि नजरें मिल रही हैं, बात हो रही है, तो क्या बात है, एक खुशी भी है आपसे।
अच्छा, दूसरी बात ये थी कि अभी जो आपने बातें की हैं, और इससे ज़्यादा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैडम श्रुति ने जो बात कही है वो, और उसको बाद में उन्होंने सेकंड किया है, आपके हमारे जो अनित तिवारी साहब हैं, इन्होंने उसको सेकंड किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जितनी भी बात हो रही है, खासतौर पर अगर मैं अमेरिका की बात करता हूँ, और अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अमेरिका को किसी भी किस्म का अगर खतरा है, तो खतरा इसमें मुझे नहीं समझ आ रही वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। लेकिन जो बात अभी है, इसको हम आई वॉशनर के तौर पे ले सकते हैं, आप उसको एक मीडिया स्ट्रेटजी के तौर पे ले सकते हैं, आप उसको एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे ले सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास इसके अभी तक कोई ऐसा मिसाइल मौजूद नहीं है जो कि इतने लंबे फासले पे जाके हिट कर सके। पहली बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास नो डाउट ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि इजीली जो है वो इसराइल तक जो है वो मार कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका जो है बहुत दूर है। और तीसरी बात ये है कि अमेरिका जो है, जैसा अभी आपने भी अपने इंट्रो में भी बात की, और अभी जब आप बात शुरू भी कर रहे थे आपने कहा था कि वो तो खुद नेटो जो है ममालिक जो है उससे दूर हो चुके हैं। तो अमेरिका का जो ये नेटो के साथ इत्तेहाद था, ये भी आपको पता है कि ये सिर्फ सिर्फ रशिया के अगेंस्ट था, और वो सारा जो था अटलांटिक के इर्द गिर्द का जितना भी एरिया था उसके लिए था। उन्होंने रशिया से बचाने के लिए अपने आप को एक सुरक्षा कवच दिया हुआ था, या आप उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो एक बाउंड्री बनाई हुई थी बचाने के लिए, उसके लिए था। बाकी ये कि पाकिस्तान अभी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे तिवारी साहब ने बात की कि पाकिस्तान जो खुद इस वक्त जो है अफगानिस्तान की वजह से यहाँ फंसा हुआ है, और ना सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान की वजह से फंसा हुआ है, बल्कि जो हमारे जो दूसरे कंट्रीज हैं, और खासतौर पे सऊदी अरब की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ डिफेंस का एक पैक्ट भी उनके साथ साइन हो चुका है, या हम उनके उसके साथ हम जो है उसके उस पैक्ट के अंदर मौजूद हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो देखनी पड़ेंगी। सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ वो है हमारी इकॉनमी का। हमारी इकॉनमी अगर हम देखते हैं तो पिछले नहीं, हसन जो दुर्रानी साहब, वो अपन पाकिस्तान के अंदर की प्रॉब्लम पर चर्चा करेंगे। ये जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो पाकिस्तान को विलेन दिखाने की कोशिश की है, पाकिस्तान की जो व्याख्या की है, मैं उस पर समझना चाहता हूं कि वो अमेरिका बिल्कुल। जो कल तक प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष को महान बता रहा था, आज वो पाकिस्तान को विलेन के तौर पर क्यों देख रहा है? देखें, ये बिल्कुल ये प्रेशर बिल्ड करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को जो है अंदर के कुछ सोर्सेज ऐसे हैं, अब मुझे नहीं पता। देखें, एक जो नहीं, मैं वन मैं मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपसे पूछना चाह रहा हूं। जी मैं जी इसलिए भी पूछना चाह रहा हूं क्योंकि ईरान के ऊपर हमला इसलिए किया गया कि साहब ये न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा था। वेनेजुएला के प्रमुख को इसलिए उठा लिया गया था कि वहां तेल था। फिर क्यूबा को लेकर भी उन्होंने धमकी दे दी क्योंकि वहां रेयर अर्थ है। अभी अभी हाल ही में शाहबाज और जो मुनीर साहब हैं, वो एक सूटकेस लेकर गए थे, और सूटकेस में उन्होंने कई बहुमूल्य चीजें उनको दिखाई थी। तो ऐसा तो नहीं कि उनकी निगाहें टिक गई हों इसलिए भूमिका बना रहे हों, और अगला निशाना उनका पाकिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान के अंदर जो बहुत सारे रेयर अर्थ हैं, वो उनका निशाना ना हो। चाबार पोर्ट है, तमाम सारी चीजें। देखिए, अगर आप बात करते हैं रेयर अर्थ की, बात करते हैं अर्थ मिनरल्स की, अगर आप बात करते हैं सर, उसमें तो ऑलरेडी जो है हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो चुका है। और जैसे अगर चाइना है, अगर वो भी वहां पे अगर काम कर रहा है, तो वो भी अपने ही हिस्से का जो भी जितना काम करेगा वो अपना हिस्सा लेके जाएगा वहां से। और भी ये लाजम तो नहीं है कि सिर्फ एक ही मुल्क ऐसा होगा जो कि वहां से किसी भी किस्म का जो है रेयर मिनरल्स अर्थ को या इस तरह की चीजों को लेके जा सकेगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ा क्वांटम है, और ये छोटी मोटी मिकदार नहीं है, और ये कोई साल 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। ये कम से कम जो है ना, ये 50 साल का प्रोजेक्ट है। और आपको भी पता है कि कोई भी एक माइन जो होती है, या चाहे गोल्ड माइन हो चाहे कोल माइन हो, उसको तैयार होने में, यानी उसको प्रोडक्टिव होने में कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं तो फिर मिनिमम अगर। पाकिस्तान विलेन क्यों? हाँ, उसकी मैं रीजन बताता हूँ। उसकी रीजन जो मुझे अब तक समझ आ रही है, और मेरे जो मैंने अभी तक उनके जो इंटरनेशनल जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं और जो मैं पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, और उसके अंदर जो तज्जिए वगैरह मैं देख रहा हूँ, उसके मुताबिक जो मुझे चीज़ समझ आई है, वो बेसिकली पाकिस्तान को उस तरह अंदर लड़ाई के अंदर खींचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान जो है वो इस वक्त अंडर द पाकिस्तान इन्फ्लुएंस है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी आपने देखा है कि जैसे ईरान जो है वो भारत के साथ बहुत अच्छे उसके जो है वो मरासम चल रहे हैं उनके आपस में, इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी उनके बहुत अच्छे मरासम हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पाकिस्तान ईरान ईरान ने अगर सऊदी अरब के ऊपर अगर एक अटैक किया या 2 अटैक किया, उसके बाद दोबारा अटैक नहीं हुए, उसकी रीजन पाकिस्तान है।
और अफगान और अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि सऊदी अरब जो है पूरे क्वांटम के साथ, पूरे अपने थ्रोटल के साथ इस जंग के अंदर शामिल हो। लेकिन देयर इज ओनली वन पर्सन, यानी कि आप पर्सन, मैं इसको पर्सन के नाम दे देता हूँ। ईरान एक पर्सन है, सऊदी अरब एक पर्सन है, दरमियान में एक पर्सन जो है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जो है अभी तक ईरान और सऊदी अरब के दरमियान को जो हेड ऑन कोलिजन है उसको होने में ना, यानी कि अभी तक उसने वो हेड ऑन कोलिजन नहीं होने दिया। और आने वाले दिनों के अंदर, बल्कि अगर मैं आज की बात करता हूँ तो आज भी जो ईरान के अंदर जो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त सहाफ़ी हैं, जॉन हुसैन जो है, मेरी उनसे भी बात हुई है और उन्होंने भी ये बात कही है कि यहाँ पे ईरान के अंदर जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो किसी बात को माना जाता है वो पाकिस्तान की जानब से कोई भी अगर बात की जाती है उसको सबसे पहले सुना जाता है और उस पर अमल करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये जैसे सब आप सबके सामने है कि अमेरिका जो है वो एक हाथ से, अगर आपको एक पनीर का टुकड़ा अगर आपके मुंह में डाल रहा होता है तो दूसरे हाथ में उसकी एक स्टिक होती है जिससे कि वो आपको हाँक रहा होता है। अगर पाकिस्तान को अगर वो इस वक्त हाँक रहा है तो यकीनी तौर पे वो दूसरी तरफ से कोई ना कोई पनीर का टुकड़ा भी दिखा रहा होगा। लेकिन अभी हमें सिर्फ हाँका नजर आ रहा है, वो पनीर का टुकड़ा नजर नहीं आया। माइट बी विद इन फ्यू डेज कुछ चीजें क्लियर हो जाए। अभी आज की अगर मैं खबर की बात करता हूँ, या यकीनी तौर पे आपने भी वो सुनी होगी कि ट्रंप ने ये कहा था, गुजरे 2 दिन पहले की बात है, उसने कहा था कि मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। और वो सरप्राइज आज उसने ये दे दिया कि उसने ईरान का जो ऑयल था वो, या गैस है जो वो एक्सपोर्ट करता था, उसके ऊपर जो पाबंदी थी वो पाबंदी उठा ली गई है। माइट भी उसकी रीजन ये थी कि कतर के ऊपर जो उन्होंने हमला किया और उसके एलएनजी के जो डिपो थे उसके ऊपर उन्होंने, जो उनकी फैसिलिटी थी, ये प्लांट था, उसको जब उन्होंने डिस्ट्रॉय किया तो इस वक्त ऑलमोस्ट जो 17% वो लॉस हो चुका है और नेक्स्ट 20 ईयर्स लगेंगे उसको दोबारा अपनी प्रोडक्टिविटी को हासिल करने के लिए। तो ईरान को अपना, माइट भी अमेरिका को इस वक्त प्रॉब्लम ये भी हो रहा हो कि एनर्जी क्राइसिस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ईरान और अमेरिका का अपना जो ऑयल है, आपको पता है वो शेल ऑयल है, और शेल ऑयल को ज़मीन से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ती है। वो कम से कम $60 से $70 पर बैरल लगते हैं एज कम्पेयर टू द इस रीजन का, मशरक वस्ता का जो रीजन है, यहाँ से जो अगर आप ऑयल निकालते हैं उसमें आपको $7 से $8 या $12 तक मैक्सिमम जो है आपको पर बैरल आपको कॉस्ट पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीजें, और आप अगर देखते हैं ये बहुत तो सारी एक चीजें हैं, आपने सही कहा असम दुर्रानी साहब। आप ये भी आपने बताया कि दिख कुछ और रहा है और समझ कुछ और रहे लोग। श्रुति जी मेरे साथ मौजूद हैं। श्रुति जी, साफ तौर पर दिखाई देता है कि बंद मुट्ठी लाखी और खुल गई तो खाकी। अमेरिका एक महाशक्ति है और पूरे दुनिया का अपने आप को चौधरी समझता है, लेकिन यूक्रेन में किस तरीके से उसने दबाव डालकर ख़त्म करने की कोशिश की। एक छोटे से देश का छोटा सा राष्ट्रपति आया और उसने पूरी दुनिया के सामने एक तरह से कह सकते कि तमाचा मार दिया और चला गया कि नहीं युद्ध खत्म करता, जो करना है कर लो। इसके साथ साथ सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी हुई, समझौता हुआ, रक्षा समझौता हुआ कि भाई अगर किसी के ऊपर भी हमला होता है तो वो उसके ऊपर हमला माना जाएगा। ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान शांत बैठा रहा, कुछ नहीं कहा। नाटो देशों को लेकर अपील की गई कि आप सब हमला करो। सारे देशों से कहा गया, जितने भी आसपास के देश हैं, कि सारे के सारे हॉर्मुज में अपने जहाज भेजें, युद्धपोत भेजें। सबने मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे। यानी कि सारे मुस्लिम देश या जितने भी देश हैं वो युद्ध में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार नहीं है। और यहां पर अमेरिका खड़ा हो गया। अमेरिका और इजराइल के आगे कोई नहीं है। अमेरिका की जमीन से भी यह आवाज आ रही है कि हम इजराइल के हितों को पालने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए अपना इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। वहां के पूर्व सैनिक इस बात का जिक्र कर रहे हैं, वहां के लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका बौखला गया है। और हसन दुर्रानी लगता है कि ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका ने जरूर पाकिस्तान से कहा होगा कि तुम ईरान पर हमला करो, क्योंकि बड़ा देश है, परमाणु संपन्न शक्ति है, उसके पास आधुनिक सैन्य शक्ति है। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान ने उनको भी ठेंगा दिखा दिया, इसलिए वो कान कहीं और पकड़ रहे हैं और वो खींच कुछ और रहे हैं। इसके अंदर आपने बहुत सारे पॉइंट्स डाल दिए मनोज जी। पहला तो ये ले लेते हैं कि यूक्रेन और रशिया वाले वॉर के अंदर मैंने बहुत सारी डिबेट्स में यही पॉइंट आगे रखा है कि मुझे लगता है जब अलास्का में इन दोनों लीडर्स की, पुतिन और ट्रम्प की जब बैठक हुई, तो उसमें यही ट्रेड ऑफ हुआ कि तुम अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर रख दो और यूरोप मेरे लिए छोड़ दो। क्योंकि उसके बाद से अगर आप देख रहे हैं
तो यूक्रेन वॉर के अंदर वो सिर्फ अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा है और जी। डिप्लोमेसी का ढोंग चल रहा है और इंतजार चल रहा है कि पुतिन कब ये युद्ध खत्म करेगा अपने फेवर में आके। और उसकी जगह में उनको क्या मिला? वेनेजुएला पुतिन की प्रोटेक्शन मतलब रशिया की प्रोटेक्शन के अंदर था, लेकिन कोई आया नहीं उसको बचाने के लिए। क्यूबा भी रशिया का एक फॉर्मर बहुत बड़ा एलाय था सोवियत रशिया का, तो उसको भी अभी आजकल एनर्जी क्राइसिस करके इतना बुरा हाल कर रखा है कि वहाँ 24 आवर ब्लैकआउट चल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, हॉस्पिटल भी नहीं चल रहे हैं, इस तरह का हाल है। तो वहां पर भी रशिया हाथ नहीं उनका पकड़ने आया है। तो ये एक शायद ट्रेड ऑफ हुई है इन दो नेशंस के बीच में। तो जेलेंस्की इस वक्त जो है इतना शोर इसलिए मचा पा रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास है एक कि यूक्रेन युद्ध जीत जाएगा, जो मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे मेरे हिसाब से तो वो शायद नहीं जीतेगा। जी। और दूसरा उसको ये भी एक भरोसा है कि यूरोपियन यूनियन बहुत ताकतवर है, पर यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 3 छोटे देश है, जो हंगरी, स्लोवाकिया और चेक, ये 3 रिपब्लिक्स ने मिलके उनके यहाँ से आने वाला जितना भी रशिया का जो एसेट्स वगैरह वाला जाने वाला था क्वेश्चन, वो भी उस पर पॉज लगा दिया है। तो यूरोप के हाल बुरे हैं, सिर्फ एनर्जी शॉक के लिए नहीं, क्योंकि वो भी लोन में डूब रहे हैं। क्योंकि अगर रशिया ये युद्ध जीत गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक स्टेक होल्डर बना लिया है इस वॉर के अंदर, तो रशिया जो है युद्ध जीतने के बाद यूरोप की इकोनॉमी को घुटनों पे ला देगा, क्योंकि वो लोन्स कभी वापस नहीं हो पाएंगे। और यूक्रेन भी आधा, कम से कम आधा बटेगा, अगर पूरा पूरा ना भी सही तो आधा तो बटेगा। तो ये हो गया रशिया और ट्रम्प के बीच में क्या समझौता हुआ है उसको लेके बातें। यहाँ पे अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वॉर चल रही है, उसके रिसोर्सेज वहां पर भी डिप्लॉयड है। उसके कुछ सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है वो बाय कंपल्शन चाइनीज एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बलूचिस्तान के अंदर लगे हुए हैं। उसके कुछ एसेट्स डिफेंस कैपेबिलिटी में आके सऊदी अरेबिया में भी लगे हुए हैं। अब अगर ये युद्ध और ज्यादा घमासान होता है तो पाकिस्तान जो है वो किस किस लेवल तक जाएगा मुझे नहीं पता, पर मैं जितने भी पैनल्स पे बैठी हूँ जहाँ पे पाकिस्तानी लोग आके बैठे हैं हमारे साथ बात करने, उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर ईरान और सऊदी अरेबिया में हमें चूज करना पड़े तो हम सऊदी अरेबिया को चूज करेंगे और हम सऊदी अरेबिया की तरफ से जाके ये जंग लड़ेंगे। पर इस जंग का कॉन्सिक्वेंस होगा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ऑलरेडी आपने देख लिया सिर्फ खमेनी की मौत होने की वजह से वहां यूएस कॉन्सुलेट्स के ऊपर अटैक हो गए थे, लोग पाकिस्तानी लोग मारे गए वहां पर, और वहां से यूएस के सिटीजन्स को भाग कर आना पड़ा क्योंकि वो वहां सेफ नहीं फील कर रहे थे। तो पाकिस्तान बहुत ही अनटेनेबल सिचुएशन में है इस पर्टिकुलर युद्ध को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रॉब्लम है वो है कि वो ऐसी छिपकली निकल के बैठा है जो वो ना निकल सकता है ना वो उगल सकता है। ईरान ऐसी छिपकली बन के बैठा है उस सांप के मुंह के अंदर। उसके टैरिफ वॉर जब शुरू करे थे डोनाल्ड ट्रंप ने, तब पूरी दुनिया ने उनको बोला था कि आप जो ये हथकंडे अपना रहे हैं इससे आपको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन चेंबर में डाल दिया जाएगा जरूरत के वक्त पे। और आज जब उनका जरूरत का वक्त आया है तो इसी वजह से सारे देशों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर नेशंस को इस्तेमाल करने लगते हो, यूरोप को आपने इस्तेमाल किया अपना सामान बेचने के लिए, आपने उनको समर्थन नहीं दिया, आपने बाकी नेशंस को भी अपना वैसल स्टेट समझ के रखा, जो आपके पार्टनर्स हैं, जो आपके अमेरिकन बेसेस को हाउस करते हैं अपने लैंड के ऊपर, तो भी आपने उनको टैरिफ वेपनाइज किया। तो आप जब गुहार लगाएंगे तो कोई क्यों आएगा आपका दामन पकड़ने, आपका हाथ पकड़ने, आपको सहारा देने। इसीलिए अमेरिका जो है वो आइसोलेटेड फील कर रहा है। और जो एनर्जी शॉक हुआ है पूरे कंट्री में, वो हसन साहब सही कह रहे थे, 20 साल 5 साल तो कहीं नहीं गए। आज अगर वॉर फ्रीज हो जाता है तो हमें 5 साल लग जाएंगे जो एनर्जी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है उसको दोबारा बना के इस तरह से, जिस तरह से दुनिया चल रही थी इस वॉर से पहले, उसको उसी स्टेट में लाने के लिए कम से कम 5 साल लग जाएंगे। और इसी चलते जो उन्होंने ईरानियन ऑयल को जो उन्होंने अलाउ किया है वो ऑन सी अलाउ किया है, जो सी में ऑलरेडी तैर रहा है कि भाई इसके ऊपर हम कोई सैंक्शन नहीं लगाते हैं। कोई उनसे खैर पूछ तो रहा नहीं था सैंक्शंस का इस वक्त एनर्जी शॉक के अंदर, पर उन्होंने जैसे परमिशन देने का शौक है उनको, तो उन्हें परमिशन जो दे दी, तो उसके चलते ये है कि एनर्जी शॉक में पूरा वर्ल्ड रिसेशन में चला जाएगा। और एक बार रिसेशन का स्पाइरल चालू हो जाता है पूरी दुनिया में तो वो खत्म नहीं होता, वो कब जाके रुकेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अनिल तिवारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल तिवारी साहब, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि शायद जब ये अटैक किया गया था, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक किया था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था 2 या 3 हफ्ते हम सब कुछ खत्म कर देंगे। हम नहीं मारे गए, उनको लगा कि सब कुछ काबू में है, लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरीके से उठ खड़ा होगा
और लड़ने लगेंगे। ईरान के लोग खमनई के साथ खड़े हो जाएंगे, मुज्तबा के साथ खड़े हो जाएंगे और ऐसी स्थिति हो जाएगी। और अमेरिका को यह भी नहीं लगा था कि बाकी के तमाम देश हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि किसी भी देश को कमज़ोर करना है तो उसकी इकोनॉमी को कमज़ोर कर दो, उसके अर्थ को कमज़ोर कर दो। आपको याद होगा कि जब यूक्रेन रशिया के साथ युद्ध हुआ था तो रशिया की बहुत सारी कंपनी पर सैंक्शन लगा दी गई थी, जिससे वो परेशान हो गया था। अब इस युद्ध के कारण, ईरान युद्ध के कारण सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो रशिया को हो रहा है। वो मालामाल हो रहा है, वो ऊंचे दामों में तेल बेच रहा है और फायदा चीन को भी हो रहा है। और नुकसान भले ही कम हो रहा है लेकिन अमेरिका को हो रहा है, बाकी तमाम देशों को हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तेल को जाने दो, कम से कम वहां जो पैसा जा रहा है वो नहीं आए। यानी कि कूटनीति, रणनीति, विदेश नीति, रक्षा नीति अमेरिका की, जिसमें वो माहिर माना जाता है, पूरी फेल देखी जा रही है। मैं पीछे शुरू करूंगा लास्ट सेंटेंस से, माहिर माना जाता, मुझे नहीं लगता है कि कहाँ पे माहिर रहा है वो जी। कहाँ पे उसकी कूटनीति और डिप्लोमेसी कहाँ काम आई है। नहीं, इससे पहले तो अमेरिका के बारे में कहा जाता ना कि वो मास्टर है, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से तो भगवान ही मालिक है इनका। भगवान मालिक है। एंड जैसे मैं बहुत पहले आपके शो पे आया था, स्टार्टिंग में आया था, हमने कहा कि ट्रंप साहब और नेतन्याहू साहब का जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने सोचा होगा कि जैसे आप बिल्कुल सही बोला कि 2 दिन, 5 दिन, 10, 15 दिन में मैं उनके लीडर को मार दूंगा और पीपल की अपराइजिंग हो जाएगी और रेजिम चेंज हो जाएगा। और एक बार रेजिम चेंज हो जाएगा तो यूएसए उस रेजिम को कंट्रोल करके, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, उसको रोक सकता है। वॉर ऐसी चीज होती है कि ये नहीं हो सकता कि मैं ही शुरू करूंगा और मैं ही खत्म करूंगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि दूसरा बंदा किसकी उसकी काबिलियत क्या है और किस हद तक लड़ना चाहता है। नाउ ईरान को पता है, वो शुरू से तैयारी कर रहा था। अगर आप उसकी टोपोग्राफी देखेंगे, 50% माउंटेन्स हैं, 30% डेजर्ट्स हैं, 20% शोर के पास है। तो जो भी उसके पास, चाहे मिसाइल्स, हमने इनिशियली बोला था 1500 के आसपास मिसाइल्स है, तो आप क्या सोचते हैं सिर्फ 1500 हैं उसके पास? वो तैयारी कर रहा था 20 साल से, उसको पता था मेरे ऊपर अटैक होगा और तैयारी कर रहा था। एंड आई एम सॉरी टू से, ट्रंप साहब और नेतन्याहू साहब ने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। उन्होंने सोचा था कि ये 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा ना, अभी खत्म हो नहीं रहा है। और इसमें लॉस किसका हो रहा है? ईरान का ही नहीं लॉस हो रहा है, पूरे गल्फ कंट्रीज का लॉस हो रहा है। आप सोचते, जैसे आपने बोला, अगर रिसेशन होगा, मैडम बोल रही थी, श्रुति मैडम बोल रही थी, रिसेशन होगा, विच होगा, विदाउट डाउट होगा। कितना होगा ये डिपेंड करता है वॉर कब खत्म हो रही है। कल खत्म हो रही है, 10 दिन बाद खत्म हो रही है, 15 दिन बाद। अगर रिसेशन होगा तो आप क्या सोचते हैं, सिर्फ गल्फ कंट्रीज को फर्क पड़ेगा, सिर्फ ईरान को फर्क पड़ेगा, सिर्फ इंडिया को फर्क पड़ेगा, यूएसए को भी फर्क पड़ेगा? तो क्या यूएसए के प्रेसिडेंट साहब इतना नहीं सोच पाते हैं? उनके जो एडवाइजर्स हैं या उनको बता नहीं पा रहे कि भाई आप लड़ तो रहे हो, नुकसान मेरा भी है, एंड आप गेन क्या कर रहे हो? आपकी कंट्री को तो नहीं किसी ने, उन्होंने बोला, ईरान ने तो नहीं अटैक किया आपकी कंट्री को कि ठीक है अगर आप मेरी कंट्री को अटैक करते हैं, मेरी इज्जत का सवाल है, इज्जत के सवाल में अपनी जान भी देने के तैयार हूं, सब कुछ नष्ट करने को तैयार हूं। आपकी कंट्री को अटैक नहीं किया। आप दूसरे के कहने पे आके, ठीक है रोग नेशन है ईरान, रोग नेशन है, टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, इधर फेंकता, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए उसने यूएसए को तो नुकसान नहीं कुछ किया। यूएसए ने, आप तो कूद गए, आप दादा बनने की कोशिश में कूद गए। क्या हो रहा है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा इस वॉर को खत्म कैसे करें। और जब समझ में नहीं आ रहा है तो नुकसान सबका होगा। आज इंडिया का ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में नुकसान हो रहा, गैस नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम और आएगी, ये पूरे वर्ल्ड में आएगी प्रॉब्लम में। फिर आप ट्रंप जी कहाँ जाएंगे, किसका होप लेंगे, कहाँ अपने आर्मामेंट जो सोच रहे थे, उनके जो आर्म्स बिकेंगे, जो उनकी इंडस्ट्री को फायदा होगा, कब से फायदा होगा? जब कोई खरीदने वाला होना चाहिए ना। सिर्फ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ट्रंप जी, और इसका रिजल्ट, अगर एक हफ्ते में वॉर नहीं खत्म होती, मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं, अगर एक हफ्ते 10 दिन में वॉर नहीं खत्म होती है, और ईरान ने तो सोच रखा है कि मैं तो अब गिव अप नहीं करूंगा। आदमी मरा हुआ है, मरे हुए आदमी को आप कितना मारोगे? वो तैयार है, वो तैयार मरने के लिए। आप बताइए, आप कितना तैयार हैं कि आप कितना अपना नुकसान झेल सकते हैं? आप अरब कंट्रीज कितना नुकसान झेल सकती हैं? तो इसीलिए वो सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल आपने सही कहा तिवारी साहब, और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने इंग्लैंड को भी चेतावनी दे दी है, क्योंकि इंग्लैंड अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को होने दे रहा है। तो मुझे लगता है कि
अगला धमाका अब इंग्लैंड में होने वाला है, उसने साफ चेतावनी दे दी है, यानी कि बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है और वो बड़ा संकेत निकल कर आएगा। लेकिन अगर 7-10 दिन तक ये युद्ध नहीं रुकता है तो इसके संकेत और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, जो आने वाले समय में जिसकी भरपाई कोई भी देश नहीं कर पाएगा। उसकी इकोनॉमी